तो एक बार बता दो मुझे कि ये जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये इस टाइप का सारा क्वेश्चन हो गया था ना हम लोगों का, या एक ही कह रहा था? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर हो गया चल, सर। अच्छा, ये हो गया था ना? सर जस्ट कंफर्म कर देना, ये भी हो गया था। मैंने शायद दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, ये भी हो गया था क्या? हाँ बोल रहे या नहीं बोल रहे, पता नहीं। फकरुल जल्दी बताओ, तुम ही बताओगे। ये क्वेश्चन हो गया था? गुड मॉर्निंग सर। नो सर। ये नहीं हुआ था? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को सब लोग। इसी से अपना दिमाग इस्तेमाल करो जितना ऊपर वाले ने दिया है। नहीं दिया होगा तो ये ऊपर वाले की गलती है, अपनी नहीं है ना? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया, भावनाओं को मैं जल्दी समझ जाता हूँ। ठीक है, एक बार आप अटेम्प्ट करिए जल्दी से, फटाफट। आई गेस आपको, अच्छा आप बोल रहे हो कि ये हो गया है क्या? ये क्वेश्चन हो गया है, सुहाना बोल रहे क्वेश्चन हो गया है। एक बार बच्चे डेटा चेक कर लेना, क्वेश्चन सिमिलर दिख सकता है आपको, लेकिन आपका रिएक्शन और जो डेटा ऊपर लिखा हुआ है 10 मोल एंड 8 मोल, वो डेटा अलग हो सकता है। तो एक बार आप डेटा जरूर चेक कर लेना। मेरे ख्याल से मैच करोगे तो पता चल जाएगा कराया कि नहीं कराया। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको करना क्या था। क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी तक आप करते आए हैं। आपको रिएक्शन दे रखा है, स्टार्टिंग का ए का नंबर ऑफ मोल 10 दे रखा है, बी का 8 दे रखा है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि आप पहले बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एंड फिर उसके बाद बताओ कि सी और डी का कितना कितना मोल बनेगा। थोड़ा और काम कर सकते हो तो ये भी काम कर लो कि ए और बी में से अगर कोई बच रहा है तो कितना बचेगा, वो भी आप कैलकुलेट कर लो जल्दी से। जल्दी बच्चे, कौन बताएगा आज सबसे पहले, कौन बताएगा? सबसे पहले बताने का मतलब करेक्ट भी बताना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बता दिए। नजीम अख्तर, ओके। 8/3 मोल। बच्चे 8/3 मोल किसका है ये भी तो बताओ ना। 8/3 मोल आपने बोला तो है, लेकिन किसका बोला हुआ है? सी का बोला हुआ है, डी का बोला हुआ है, या कोई बच रहा है उसका बोला हुआ है? एंड सबसे पहले तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना था ना। सर ओके, लिमिटिंग बी सर। लिमिटिंग इज बी। लिमिटिंग इज बी, ऐसा बोल रहे हैं? ओके, limiting reagent is B. Samima also limiting reagent is B. Okay. C is 10.6. Okay, 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 okay. सबका लिमिटिंग B मिल रहा है। चलो आज तो यार आंसर दे रहे हो आप लोग, मतलब थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आए हो। अगर आप थोड़ा पढ़ लिख करके आओगे ना तो क्लास अटेंड करने में अलग ही मजा आएगा।
ओके, ठीक है। तो देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को की रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। तो की रेशियो हमने सीख ही लिया था कि की रेशियो इज नंबर ऑफ मोल टेकन डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो ए का नंबर ऑफ मोल 10 लिया हुआ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। बी का नंबर ऑफ मोल 8 लिया हुआ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। तो ए के लिए तो 5 मिल जाएगा एंड बी के लिए 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। तो बी के लिए वैल्यू कम है, सो लिमिटिंग रिएजेंट इज गोइंग टू बी बी। अब सभी का आंसर करेक्ट है, अच्छा लगा जान के। नेक्स्ट आपको ढूंढना था कि सी एंड डी कितना बनेगा। तो चलिए मैं आपके सामने एक बार कर देता हूं, आप आंसर मैच करा लेना। आप बताना फिर किसका किसका करेक्ट है। अगर मुझे सी फाइंड आउट करना है तो मैंने बोला था कि जिसको फाइंड आउट करना है उसको आप लिमिटिंग रिएजेंट के साथ कनेक्ट करोगे, एंड जो पहला स्टेटमेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 3 मोल बी अगर खर्च हो जाता तो 4 मोल सी हमारा मिल जाता। हमने बी कितना खर्चा करना है तो 8 मोल खर्चा करना है, रिएजेंट का जितना लिया है वो खर्च हो जाएगा। तो अगर 8 मोल बी खर्च करते हैं तो 4/3 इंटू 8 दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 3 मोल ऑफ सी बन जाएगा। दैट इज 10 पॉइंट समथिंग। तो शायद किसने, समीमा ने शायद करेक्ट बताया था, 10 पॉइंट समथिंग ऐसा किसी ने तो लिखा था सी का। हाँ हाँ करेक्ट, मुझे सही याद है, समीमा का करेक्ट था। ओके, तो दैट वाज सी। ये आपको सी का मोल मिल जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 3 10 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। ना द नेक्स्ट इज, अगर मुझे डी ढूंढना है कि डी का कितना बनेगा, तो डी के लिए मैं क्या करूंगा, अभी डी को कनेक्ट करूंगा। मैं डी को कनेक्ट करूंगा किसके साथ, लिमिटिंग रिएजेंट बी के साथ। तो मैं क्या बोलूंगा कि 3 मोल बी का अगर मैं खर्च कर देता तो डी का 1 मोल बनता। आप स्टोइचियोमेट्री देख लो, बी का 3 है और डी का कितना है, 1 है। तो बी का हमको 8 मोल खर्च करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8/3 मोल, तो 2 पॉइंट समथिंग। डी का भी आप लोगों ने करेक्ट आंसर बताया था, 2.67 करेक्ट है। फकरुल करेक्ट है, और यस या यस आपका भी करेक्ट है। 8/3, हाँ सबका करेक्ट है यार। समीमा आपका भी, नाजिम सबका करेक्ट है। वाह, मजा आ गया, काफी लोगों का करेक्ट हुआ। नेक्स्ट अगर मुझे ये ढूंढना है कि कितना ए बच जाएगा। देखो बी तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो पूरा खर्च हो जाएगा, इसका कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ए हमारा एक्सेस रिएजेंट है, तो ए का कुछ तो मोल लास्ट में बच जाएगा। अब हमको मान लीजिए ढूंढना है कि ए का कितना मोल लास्ट तक बच जाएगा, तो इसके लिए हम लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे, अब लिमिटिंग रिएजेंट को ए से कनेक्ट कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि 3 मोल अगर बी का मैंने खर्च कर दिया होता तो ए का 2 मोल खर्च हो जाता। ध्यान रहे मैंने क्या बोला, ए का 2 मोल खर्च हो जाता। मैंने ऐसा बोला कि अगर बी का 3 मोल खर्च होगा तो ए का 2 मोल खर्च हो जाएगा। हमें बी का कितना मोल खर्च करना है, तो हमें बी का 8 मोल खर्च करना है। हमारे पास 2/3 इंटू 8 दैट इज 16/3 मोल जो ए का होगा ना बच्चे, वो खर्च हो जाएगा। तो ए का जो लेफ्ट मोल होगा, लेफ्ट मतलब जो बच गया, ए का जो बचा हुआ मोल होगा, ए का हमने स्टार्टिंग में लिया 10, खर्च हुआ 16/3, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। स्टार्टिंग का 10 है, उसमें से 16/3 मोल खर्चा हो गया, तो हमारे पास कितना बचेगा, 30 - 16 डिवाइडेड बाई 3।
दैट इज हाउ मच 14 डिवाइडेड बाई 3 मोल। यही आपका ए का नंबर ऑफ मोल बच जाएगा जब भी रिएक्शन रुक गई होगी, क्योंकि बी को खर्च होते ही रिएक्शन रुक जाएगी। तो ए का हमारा 14/3 मोल बच जाएगा, इसलिए ए हमारा क्या है, एक्सेस रिएजेंट। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? जस्ट से यस और नो बच्चे, मैं आगे चलूं। सर फिर से समझाइए। फिर से समझाऊं? कौन सा? ए, बी या कितना बचा हुआ था ए, वो बताना है। कौन सा बताऊं? सी बताऊं, डी बताऊं, या ए कितना बचा हुआ है वो बताऊं? सर ये कितना बचा हुआ है? ओके, चलिए मैं आपके सामने एक काम करता हूँ। ए कितना बचा हुआ है ना, उसको फिर से सॉल्व भी कर देता हूँ। एक बार तो सॉल्व करा है, फिर से सॉल्व कर देता हूँ, और इस बार ही ना पूरा स्टेटमेंट लिख करके करता हूँ, आधा आधा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा स्पेस हो जाए मेरे पास। तो मैं ये आपको कह रहा था कि देखिए, हमको अगर ये ढूंढना है कि ए का कितना मोल बचा, तो किसी का भी कितना मोल बचा, किसी भी रिएक्टेंट का कितना मोल बचा, या किसी प्रोडक्ट का कितना मोल बना, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारी बात हो चुकी है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप बी का 3 मोल खर्च करते, आप स्टोशियोमेट्री देखिए, बी का कितना है, 3 है। अगर आप बी का 3 मोल खर्च करते तो ए का कितना खर्च हो जाता? 2 मोल खर्च हो जाता। तो यही मैं स्टेटमेंट में लिखूंगा, ऑन कंजम्पशन ऑफ 3 मोल ऑफ बी, 3 मोल ऑफ बी, 2 मोल ऑफ ए कंज्यूम्ड, ए का 2 मोल खर्च हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता कि चलो ठीक है, अगर मुझे बी का 1 मोल खर्चा करना होता तो ए का कितना खर्च होता? 2/3 मोल खर्च हो जाता। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? बी है, आपने ही बोला। तो अगर बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है तो बी का जितना भी मोल रहेगा वो पूरा खर्च होगा। तो चलो मैं 8 मोल पूरा खर्च कर देता हूं बी का, लेकिन जब बी का 8 मोल खर्च हुआ होगा तो ए कितना खर्च होगा? 2/3 इंटू 8, वो कितना? 16/3 मोल ए का क्या हो गया? खर्च हो गया। ये बच्चे वो मोल है ना जो खर्च हो चुका है। आपसे एक क्वेश्चन में क्या पूछे? आपसे पूछे कि ए का कितना बच गया। तो हमने स्टार्टिंग में कितना लिया था? 10 मोल लिया था, 10 मोल लिया था। 10 मोल में से 16/3 मोल खर्च हो गया। मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, 40 रुपए खर्च हो गए, कितने बचे? 60। कैसे पता चला? 100 माइनस 40 पता चल गया। तो हमने स्टार्टिंग में कितना लिया? 10 लिया और 16/3 खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा? 10 माइनस 16/3 कर दूंगा, पता चल जाएगा कितना बच गया। तो कितना बच गया? 14/3 मोल हमारा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। रेस्ट जो होगा वो तो खर्च हो चुका है रिएक्शन में। अभी समझ में आया? यस सर। Yes, sir. एनी डाउट एनीवन? अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्टिल आई कैन रिपीट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए फिर से सबका। अच्छा लगा कि आज सबका करेक्ट हो रहा है। कोई डाउट नहीं है ना? अरे ना, No, sir. ठीक है, फिर शुरू हो जाओ। चलो शुरू हो जाओ। फिर से आपको क्वेश्चन में वही काम करना है कि आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, फिर बताना है प्रोडक्ट हमारा कितना बनेगा ये बताना है, और कोई एक्सेस रिएजेंट अगर बच गया है तो कितना बचा है वो भी बताना है। सब कुछ इसमें हम लोगों को मास्टरी हासिल करनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो फटाफट बनना चाहिए अपने से, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ।
सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? ए, ओके, करेक्ट है, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। वाह, आज तो मतलब कुछ अच्छा ही खा के आए हो आप लोग, आंसर सारे करेक्ट होते जा रहे हैं। आज जो खाया है वही रोज खाना, फिर रोज करेक्ट होगा, सबका करेक्ट। वेरी गुड, यस, ए इज द लिमिटिंग रीजन। तो अगर किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अगर डाउट नहीं है तो ये क्लियर है आपको कि ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है। अच्छा, बता रहे हैं कि ए इज लिमिटिंग रीजन। बच्चे 0.3 मोल कितना बना के आ गए आप ये भी बताओ ना, अगर नंबर कोई बता रहे हो कि इतना बन रहा है तो ये भी बताओ कि किसका बनेगा, क्योंकि तीन तीन चीजें है ना, आपको ये बताना है कि सी का कितना बनेगा, डी का कितना बनेगा। अब यहाँ पे ए लिमिटिंग रिएजेंट है तो यहाँ पे बी बचेगा, कितना बी बचेगा, वो सारी चीजें बतानी। सी इज 0.6, ओके। अच्छा, एक्सप्लेन कर दें कि ए लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है रिजॉल्व? ओके, कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बाकी लोग आप करते रहिए, मैं जो एक किसी का भी डाउट है कि लिमिटिंग रिएजेंट, ए रिजॉल्व का डाउट है इनका, ए लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप लोग जिसका हो रहा है वो आप कंप्लीट करिए। देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमको के रेशियो कैलकुलेट करना होता है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि के रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल टेकन। आपने ए का कितना मोल लिया, आपने ए का लिया 3 मोल। आप देखो ऊपर ये जो 3 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ मोल है जो आपने लिया हुआ है रिएक्ट कराने के लिए, डिवाइडेड बाय ए का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 10। बच्चे ये वैल्यू कितनी आ गई आपको, 0.3। वैसे आप डिवाइड नहीं भी करते तो भी काम चल जाता। बी के लिए नंबर ऑफ मोल कितना लिया, 3 लिया, और स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, 7। आप देखो तो ए और बी दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ए का डिनोमिनेटर ज्यादा है तो डेफिनेटली वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी। तो आपको यही तो बोला गया है कि जिसका के रेशियो कम होगा, आपका ए का जो के रेशियो है वो कम है, तो जिसका के रेशियो कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आई होप अभी रिजल्ट आपको क्लियर होगा कि ए लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। रेस्ट काफी लोगों ने बहुत सारा आंसर कर दिया है, मैं उधर लिमिटिंग रीजेंट एक्सप्लेन कर रहा था। ओके 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 ओके, कुछ तो था। डी इज 1.8, ओके, सी इज 3/5, ओके ओके, एंड डी इज 9/5, ओके फाइन। मतलब आज काफी लोगों का करेक्ट हो रहा है यार, मतलब सरप्राइजिंग। ऐसा ऐसा क्या करके आए बच्चे आज, मतलब अच्छा खासा पढ़ के आए हो लग रहा है, आज मजा आ गया, आज पढ़ के आए हो तुम लोग। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ए इज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो ऐसे पढ़ के आओगे ना तो पढ़ाने का मजा ही कुछ और आता है, फिर लगता है कि यार हमारे साथ भी कोई है। पढ़ के नहीं आते हो ना तो पता चल जाता है, हमको पता चल जाता है कि आज बेटा पढ़ के नहीं आया। ठीक है, तो अगर मुझे सी को फाइंड आउट करना है तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट को, लिमिटिंग रिएजेंट इज ए को मैं सी से कनेक्ट करूंगा, और मैं क्या लिखूंगा, पहले स्टोशियोमेट्री वाला स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर मेरा 10 मोल ए खर्च हो जाता तो सी का 2 मोल बन जाता, 2 मोल ऑफ सी क्या हो जाता, बन जाता।
हमने ए का कितना खर्च करना है, 3 मोल खर्च करना है, क्योंकि ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो 3 मोल जब ए का खर्च करते तो सी का 2/10 इंटू 3 दैट इज 3/5 मोल ऑफ सी। ये सी का आंसर हो जाएगा, जो कि सबका ही करेक्ट था। मैंने चेक करा, सबका करेक्ट था। नेक्स्ट इज डी के लिए अगर चेक करना है आपको, तो फिर डी को मैं क्या करूंगा, डी को कनेक्ट करूंगा लिमिटिंग रिएजेंट के साथ। तो फिर मैं क्या लिखूंगा कि अगर मेरा 10 मोल ऑफ ए खर्च हो जाता तो 6 मोल डी का हमारा बन जाता। हमने ए का कितना खर्च करना है, 3 मोल खर्च करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6/10 इंटू 3। तो 2 का फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे, 9/5 आएगा। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सबका करेक्ट था। तो सी एंड डी सबका करेक्ट हो गया आई गेस। अच्छा, बी इज 0.9 लेफ्ट। बी अभी बता रहे हो, वही मैं सोचा कि बी कोई नहीं बताया। बी इज शमीमा बता रहे 0.5 मोल बचेगा, और कोई नहीं बताएगा कि बी का कितना बचेगा। बी ये भी तो बताना था ना कि जो बच गया उसका कितना मोल बचेगा, हमें वो भी बताना था। तो हम हर चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर हमको सब कुछ मालूम रहेगा। तो बी कितना बचा था, जैसा मैं अभी पिछले क्वेश्चन में कर रहा था वैसे ही करना है आपको। बिल्कुल नया नहीं है, बट कैलकुलेशन आप करोगे तो सीखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ बोल रहे हो, फकरुल बोल रहे हो डी इज 1.8। ओके, डी इज 1। बी कितना बचेगा हमको ये जानना है कि अभी ए और बी, सी और डी तो हमने कर लिया। अब हमको ये जानना है कि हमारा ए तो लिमिटिंग रिएजेंट था, तो बी क्या रहेगा, बी हमारा एक्सेस रिएजेंट रहेगा। तो हमको ये ढूंढना है कि हमारा बी कितना बच गया। वो कैसे ढूंढूंगा, तो बी को भी मैं लिमिटिंग रिएजेंट ए से कनेक्ट करूंगा और पहला स्टोशियोमेट्री वाला स्टेटमेंट लिखूंगा। बोलूंगा कि भाई 10 मोल अगर मेरा ए का खर्च हो जाता तो बी का 7 मोल खर्च होता। 7 मोल ऑफ बी विल गेट कंज्यूम्ड, खर्च हो जाता। देखो, रिएक्टेंट हमेशा खर्चा होता है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बनता है। ये आप दिमाग में छाप लो। तो अगर मेरा ए का 10 मोल खर्च होता तो बी का 7 मोल बन जाता। बट आई एम सेइंग कि ए का कितना खर्च करना है, तो 3 मोल खर्च करना है। चलो 3 मोल ए का खर्च करते हैं तो बी का कितना बनेगा, 7/10 इंटू 3 दैट इज 21/10 मोल बी का क्या हो गया, खर्च हो गया। ये क्या हुआ बच्चे, खर्च हो गया। हमको क्या ढूंढना है, हमको ये ढूंढना है कि कितना मोल बचेगा, हमको वो ढूंढना है। तो मोल ऑफ बी लेफ्ट, मोल ऑफ बी लेफ्ट जो बच जाएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बी का हमने स्टार्टिंग में ना, जब भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो वो टाइम में बी का हमने कितना लिया हुआ है, 3 मोल लिया हुआ है। तो हमने 3 मोल लिया था, जिसमें 21 डिवाइडेड बाई 10 मोल खर्च हो गया। यू कैन से 3 माइनस 2.1 दैट इज 0.9। हाँ, बिल्कुल करेक्ट था आपका आंसर कि बी का कितना बचेगा, तो 0.9 मोल ही बचेगा। अगेन अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आई कैन रिपीट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ये ABCD वाला लास्ट क्वेश्चन था। अब केमिकल कंपाउंड इंक्लूड होंगे और उसमें थोड़ा और दिमाग लगेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर डाउट नहीं है तो आगे चलें। তাড়াতাড়ি आंसर আমি নিউমারেটর ডিনোমিনেটর বুঝাইতাম। নিউমারেটর মানে तो কি, क्या बता रहे हो, যেটা ডিনোমিনেটর যেটা নিউমারেটর মানে নাম্বার এট দ্য টপ আর ডিনোমিনেটর নিচে টা ফ্র্যাকশন কোনটা, ডিভিশন লাইন কোনটা, হ্যাঁ ডিভিশন লাইন কইছিস না আন গয়া होना मिक्स फ्रैक्शन बुझते। अरे कंट्रोल बच्चे, इमोशन कंट्रोल करो थोड़ा। हैं किता, अरे म्यूट कर लो भाई। क्या हो गया, हां क्या हो गया, भूल गया क्या? क्लास ज्वाइन करके भूल गया। अच्छा चलो, म्यूट हो गया। उमर बोल रहे हैं कि लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। चलो लास्ट सर स्टेप। रिपीट कीजिए सर।
हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, हमको क्या करना था, हमको ये ढूंढना था कि हमारा ए कितना, सॉरी बी कितना बचेगा। हमको ये ढूंढना था ना कि हमारा अगर बी बच रहा है तो कितना बचेगा। बच्चे, जिसको ढूंढना है उसको लिमिटिंग रिएजेंट से कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के थ्रू कनेक्ट करना है। तो मैं क्या बोल रहा था कि 10 मोल अगर ए का खर्च हो जाएगा तो बी का 7 मोल खर्च होगा। ध्यान रहे, रिएक्टेंट हमेशा खर्च होता है और प्रोडक्ट हमेशा बनता है। ये चीज तो अच्छे से दिमाग में रहनी चाहिए। तो मैंने बोला कि अगर ए का 10 मोल खर्च हो जाता तो बी का 7 मोल बन जाता, सॉरी बी का भी 7 मोल खर्च हो जाता, क्योंकि बी भी हमारा रिएक्टेंट है। नाउ अब हमको पता है कि ए हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ए का टोटल कितना खर्चा होना है? 3 मोल ही खर्च होना है, क्योंकि ए का हमने 3 मोल ही ले रखा है। तो अगर इसका 3 मोल खर्च करा देता ए का, तो मेरे पास बी का कितना खर्च होता? 7 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, ये बी का खर्च हो जाता। तो 7 इंटू 3 कितना? 21 डिवाइडेड बाई 10 मोल बी का क्या हो गया? खर्च हो गया। ये क्या हुआ बच्चे? खर्च हो गया, कंज्यूम हो गया। हमको क्या ढूंढना है कि कितना बचेगा। तो भाई बी का हमने कितना लिया था? आप देखो, बी का हमने लिया था 3 मोल और खर्च कितना करा? 21 डिवाइडेड बाई 10। तो 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 10 कर लो, आंसर 9/10 आता है। दैट इज 0.9 मोल क्या होगा आपका? बच जाएगा। रेस्ट क्या हो गया है? खर्चा हो गया। 3 में से 2.1 मोल खर्चा हो गया, 0.9 मोल बच गया। अभी भी डाउट है एनीवन? जल्दी से रेस्पॉन्ड जल्दी करा करो आप। अरे बोलो भाई। वो तो और बताएंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब आपको वो ABCD नहीं मिलेगा, ठीक है? अब आपको केमिकल कंपाउंड दिखेंगे और जैसा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसमें बोल रहे कैलकुलेट द मास ऑफ। आपकी देखो, मोल मोल वोल जितना खेलना था हमने खेल लिया, अब मास की बातें करेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 प्रोड्यूस्ड बाय स्टार्टिंग विद 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें मैं बता दे रहा हूं, आप कॉपी में पहले लिख लो, उसके बाद इसको स्टार्ट करना। देखो, कई बार होगा आपके साथ कि जब आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसमें मेथड कौन सा लगाऊं। अभी तो मान लीजिए आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सीखे हुए हो, आगे जाकर के आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पता नहीं क्या क्या सीखेंगे हम लोग। उसके बाद जाके प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इक्विवेलेंट, पता नहीं अजीब अजीब चीजें सीखने वाले हैं हम लोग। तो जब चैप्टर एंड होता है फिर क्वेश्चन सामने आता है तो दिमाग कई बार कंफ्यूज होता है कि भाई इसमें कौन सा मेथड लगाऊं। तो एक दो लाइन में बोल रहा हूं, आप लिख लो और अच्छे से दिमाग में भी बिठा लेना। अगर वो लाइन आपके दिमाग में है तो आप इजीली बता सकोगे कि कौन सा मेथड लगाना है। मतलब इतना तो बता ही लोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कब लगाना है, ठीक है? तो मैं ये बोल रहा था, कभी भी अगर मान लो आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, एक सल्फर डाइऑक्साइड है और एक ऑक्सीजन है, और दो में से किसी एक ही का मास दिया हुआ है, केवल सल्फर डाइऑक्साइड का दिया है, ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ है, फिर आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, किसी एक का मास दिया, बाकी का नहीं दिया, और फिर प्रोडक्ट पूछने लगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो एक चीज तो दिमाग में बिठा लेना कि जिसका भी मास दिया रहेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लिमिटिंग रिएजेंट, वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। और जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ऑक्सीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया और प्रोडक्ट पूछ रहे हैं,
तो ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा एक्सेस रिएजेंट रहेगा, फिक्स है, दैट इज 100% फिक्स। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और उसमें से केवल एक ही रिएक्टेंट का मास या मोल या वॉल्यूम या नंबर कुछ दे रहे हैं और फिर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, बाकी रिएक्टेंट के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं, तो जिस रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा और बाकी का जो रिएक्टेंट होगा वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अरे से इट यस और नो। Yes, sir. आलसी लोग हो बे तुम लोग। अच्छा नो, नो बोल रहे हो भाई। देखो जैसे ये क्वेश्चन आप रीड करोगे ना, क्वेश्चन रीड करो, अंग्रेजी लिखी हुई है, बोला है कि आप बताओ अगर मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड 2.56 ग्राम है तो आपको बताना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा। अब ये तो हमको बताए नहीं कि ऑक्सीजन कितना लेना है, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, और जिस रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है ना वो हमारा होता है लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत सिंपल सा चीज बोल रहा हूँ यार। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें दोनों रिएक्टेंट के बारे में या एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया जाता था, फिर प्रोडक्ट पूछते थे, तो वहां पे हमें लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना पड़ता था बाय कैलकुलेटिंग के रेशियो। यहाँ पे आपको के रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि केवल एक ही रिएक्टेंट के बारे में बताया, दूसरे के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो जिसके बारे में बताया है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट। अभी क्लियर है? अरे हाँ नहीं का इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा मैं, जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नहीं, मुझे लगता है कभी कभी कि हाँ नहीं का इंतजार करने में ही मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो एक और लाइन बोलनी है आपको। दूसरा लाइन ये है कि मान लीजिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, मतलब दोनों का या तो मास दे देगा या फिर दोनों का मोल दे देगा या फिर दोनों का वॉल्यूम दे दिया आपको या फिर दोनों का नंबर दे दिया, ऐसा कर दिया। तो वैसे केस में हमेशा और हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा कि अगर आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट है और सभी रिएक्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, या तो मोल को लेकर के इंफॉर्मेशन दिया है या फिर मास का इंफॉर्मेशन दिया या फिर वॉल्यूम का या फिर नंबर ऑफ मोल का, अगर इंफॉर्मेशन दे रखा है सभी रिएक्टेंट के बारे में तो वहां पे 100% लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। You have to find the K ratio, first decide the limiting reagent, and then try to find the mole or mass or volume or number of product produced. उसके बाद आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, डायरेक्टली आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है ये? अरे फिर से धोखा कर देते हो मेरे साथ, कोई हाँ नहीं। अच्छा मैं एक दो को पकड़ लेता हूँ, नहीं तो बेटा तू हाँ जरूर बोल देगा, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। Yes, sir. चलो ठीक है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ये क्वेश्चन में आपको आइडिया हो ही गया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन एक्सेस है बिकॉज ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो आप एक बार ट्राई करो एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोल फाइंड आउट करने का कोशिश करो, कि मोल नहीं मास, यहाँ पे मास पूछा हुआ है, तो आप एक बार ट्राई करो। बीच में कुछ होगा तो मैं हेल्प करता रहूंगा, हिंट देता रहूंगा। आप एक बार ट्राई करो।
दिमाग काम कर रहे हैं या हिंट देना पड़ेगा? पहला हिंट है कि जब हमको पहले से मालूम है कि मेरा सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है और सल्फर ट्राइऑक्साइड ढूंढना है, तो मैं जिसको ढूंढना है उसको लिमिटिंग रिएजेंट के साथ कनेक्ट करूंगा थ्रू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मेथड वही है जो हम इतनी देर से सीखते आ रहे हैं, बस यहाँ पे कंपाउंड दिया है यार, घबराओ नहीं। तो हम पहला स्टेटमेंट वही लिखेंगे जो पीछे लिखते आ रहे थे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड अगर खर्च हो जाता मेरा, तो 2 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मेरा 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड खर्च होता तो डेफिनेटली 1 मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता। हमको जो इंफॉर्मेशन दिया वो सल्फर डाइऑक्साइड का 2.56 ग्राम दिया। क्या ये गिवन मास को हम लोग मोल के टर्म्स में बता सकते हैं क्या? जल्दी हाँ नहीं बोलो, नहीं तो इधर से मैं वहां पहुंच जाऊंगा तुरंत। क्या गिवन मास को हम लोग मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 112 मोल नहीं। अच्छा, फाइनल आंसर बता रहे हो क्या? फाइनल आंसर बता रहे हो? 112 आता है क्या? सोचने दो, 112 आता है क्या? बाकी लोग कुछ बताओ यार। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि 2.56 ग्राम अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो क्या मैं मोल कैलकुलेट कर सकता हूं? यस सर। फॉर्मूला बता दो। आप अगर यस सर बोले हो तो फॉर्मूला भी बताओ फिर। मास ऑफ द सैंपल इन ग्राम कितना? 2.56 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका चाहिए? SO2 का चाहिए। तो बच्चे सल्फर एटॉमिक मास कितना होता है? 32। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो अगर SO2 का मास कैलकुलेट करना है तो 32 प्लस 16 इंटू 2, दैट इज 32 प्लस 32 कितना आ जाता है? 64 पर मोल। तो मोलर मास से डिवाइड कर दो 64 से, तो ये 10⁻² आप हटा लो, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा तो 0.04 आएगा। आया इतना? अरे डिवीजन नहीं आता हमको, वो नहीं सिखा पाऊंगा कि 2.56 को 64 से डिवाइड कैसे करना। अरे आलसी लोगों, जल्दी बोलो, पकाओ नहीं हमको। हाँ हाँ, तो मोल कितना आ जाएगा? 0.04 आ जाएगा। बच्चे किसका मोल है? ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का नंबर ऑफ मोल है। तो SO2 ही तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट था। आपने स्टार्टिंग में यही डिसाइड करा कि SO2 मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो SO2 अगर लिमिटिंग रिएजेंट है और SO2 का 0.04 मोल है आपके पास, तो ये पूरा खर्चा हो जाएगा। तो चलो खर्च कर देते हैं।
कि अगर मेरा SO2 का 0.04 मोल SO2 का खर्च हो जाता है तो SO3 कितना बनेगा? 0.04 मोल ही बनेगा। तो आपको आंसर तो यही मिल गया, SO3 कितना बनना है? 0.04 मोल बनना है। ध्यान रखें, क्या बनना है? मोल बनना है। लेकिन क्वेश्चन अलग था। क्वेश्चन में आपको पूछा क्या? मास पूछा, मोल नहीं पूछा। तो हमको मास कैलकुलेट करने आता है ना, हमने सीखा हुआ है भाई। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मुझे मास कैलकुलेट करना हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। ये क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। तो भाई मोल कितना? मोल 0.04। ये मैंने मोल किसका लिखा है? मैंने मोल लिखा SO3 का। क्यों लिखा? क्योंकि SO3 का मास चाहिए हमको। अब ये हमने लिख दिया मोल SO3 का, तो मोलर मास किसका लिखूंगा? मोलर मास भी SO3 का लिखूंगा। SO3 का मोलर मास आप कैलकुलेट करो, ये 80 आता है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना मिल जाएगा? 3.2 ग्राम मिल जाएगा। बस यही आंसर है, यही आंसर है। आपको SO3 का मास ही तो पूछा था मैंने। एनी डाउट एनीवन? डू रिस्पॉन्ड विथ फास्टर, ताकि मैं सोच सकूं रिपीट करना है कि आगे जाना। अच्छा, बड़ा धीरे धीरे बोलते हो। अब ये यस सर किसके लिए बोल रहे हो? डाउट है या डाउट नहीं है? मैं कंफ्यूज है। अच्छा, रिपीट कर दूं फिर से? ओके, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, कुछ भी नया नहीं है। जो आप पीछे के क्वेश्चन में कर रहे थे ना, एग्जैक्टली वही करना है। कुछ भी नया नहीं है। बस मोल का एक फॉर्मूला यूज करा है मैंने, जो कि आपको पहले ही सिखा चुका हूं। मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से सीखा हुआ है कि ये क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला बस यही यूज करा हुआ है मैंने, और कुछ नहीं करा। तो जब भी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा था, तो स्टार्टिंग से ही हमको मालूम है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 मेरा क्या है बच्चे? लिमिटिंग रिएजेंट है। मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि आप SO3 कैलकुलेट करके इंफॉर्मेशन हमको दे दो। तो हमको जो कैलकुलेट करना था वो, और लिमिटिंग रिएजेंट को कनेक्ट करने वाला स्टेटमेंट लिख लिया। यही काम पीछे के करे थे, यही काम यहाँ भी कर रहे। तो कनेक्ट कैसे करते कि 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड, 2 मोल SO2 मेरा अगर खर्च हो जाता तो 2 मोल SO3 बन जाता। अगर मैं SO2 का 1 मोल खर्च करूंगा तो SO3 का 1 मोल बनेगा। SO2 जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो 2.56 ग्राम दे रखा है। हम लोग किसकी बातें कर रहे थे? हम लोग मोल की बातें कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि स्टोइचियोमेट्री मोल को रिप्रेजेंट करता है, मास को नहीं। तो हमको मोल में ही बात करना पड़ेगा। तो ये जो मास दे रखा था हमको, इसको हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। डिवाइड करा तो हमको पता चला कि SO2 का मेरे पास कितना मोल है? 0.04 मोल है। तो अगर SO2 का मैं 0.04 मोल खर्च करता तो SO3 का 0.04 मोल बन जाता। मोल के टर्म्स में अगर आंसर देना होता तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाता। लेकिन मोल के टर्म्स में हमको आंसर देना नहीं था, मुझे मास बताना था। तो अब मास के लिए यही फॉर्मूला मैंने वापस इस्तेमाल करा। आप जब बोलते हो मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो यहाँ पे मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि मास क्या होगा? मोल इंटू मोलर मास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब मोल कितना है बच्चे? 0.04। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया।
SO3 का मोलर मास 80 आता है, आप कैलकुलेट कर लो। सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16, कितना ऑक्सीजन है? 3 है। टोटल कैलकुलेट करो, 80 आता है। तो मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मिला वही हमारा फाइनल आंसर मास के टर्म्स में आ जाएगा। स्टिल एनी डाउट एनीवन? किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अरे हाँ नहीं बोलो। नो सर। नहीं, आगे चला जाए। Yes, sir. चलो आगे चलते, फिर से करो फिर एक नया क्वेश्चन। सिमिलर क्वेश्चन है, इस बार ही गलत नहीं होना चाहिए, बस मास बदल दिया है SO2 का। अगर पिछला क्वेश्चन आपका करेक्ट समझ में आ गया था, पिछला क्वेश्चन, तो ये करेक्ट होना ही चाहिए, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जल्दी से अगर आप मेथड सीख गए हो, आंसर करेक्ट बता देते हो, तो एक शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन वो केवल तभी बताऊंगा जब आप मेथड सीख चुके हो और आंसर करेक्ट बता रहे हो। ओके, वेरी गुड शमीमा, आज बेटा कुछ अच्छा ही खा के आया था, सारा करेक्ट बता रहे हैं। सबके आने लगे। याहिया, आपका आंसर भाई गलत है, 1.6 नहीं आएगा बच्चे। बाकी नाजिम, उमर, करेक्ट है, करेक्ट है, आप लोगों का करेक्ट है। कहीं थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक करा होगा। तो स्टार्ट करूं मैं? अगर आप लोग अपना दिमाग लगा लिए हो तो मैं स्टार्ट करूं? जल्दी बोल दो। कॉकरोल करेक्ट है, 4 ग्राम आएगा आंसर। ठीक है, काफी लोगों का आंसर करेक्ट आया हुआ है, 4 ग्राम। 4 ग्राम करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों ने अगर अपना दिमाग यूज कर लिया हो तो फिर मैं स्टार्ट करूं? जल्दी रेस्पॉन्ड करेंगे? यस सर, स्टार्ट। ओके, चलिए देखते हैं। पहले शॉर्टकट बताते हैं आज, इसके बाद एक एक मेथड तो कितनी देर से सिखा रहा हूं, तो काफी कुछ सीख ही गए उसमें। शॉर्टकट सिखाता हूं। देखो, हमको मालूम है कि अगर लिमिटिंग रिएजेंट, पहले मैं लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ ही जाऊंगा। तो SO2 मेरा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि SO2 का इंफॉर्मेशन दिया, O2 का नहीं दिया। O2 क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट, SO2 क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब मुझे ढूंढना क्या था? SO3 ढूंढना था। तो SO2 को मैं कनेक्ट करूंगा किससे? SO3 से।
तो बच्चा आप देखो, दोनों जगह जो दिखाई दे रहा है, दोनों का नंबर ऑफ मोल क्या है, सेम। अगर मैं 2 मोल SO2 खर्च करूंगा तो 2 मोल SO3 बन जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं 1 मोल SO2 खर्च करूंगा तो इसका 1 मोल ही बनेगा। अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में भी लिखा था कि 2 मोल खर्च करने से 2 मोल बनता है, तो 1 मोल खर्च करने से 1 मोल बनेगा। इतना क्लियर है? यस सर। ओके। अब SO2 का जो मोलर मास है वो कितना होता है, 64 ग्राम होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट भी करा था। SO3 का जो मोलर मास होता है वो 80 ग्राम होता है। तो आप या तो ये बोलो कि 1 मोल खर्च करने से 1 मोल बनेगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि 64 ग्राम SO2 खर्च करने से 80 ग्राम SO3 बनेगा। वो भी करेक्ट है। 64 ग्राम SO2 खर्च करने से 80 ग्राम SO3 बनेगा। क्यों? क्योंकि 64 ग्राम SO2 ही 1 मोल SO2 है एंड 80 ग्राम SO3 ही 1 मोल SO3 है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा चमत्कार करते, रुको थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। थोड़ा सा चमत्कार कुछ ऐसा करने की सोच रहा था मैं कि 64 को ना हाफ कर देते हैं। ऐसे ही मन में आया, हाफ कर दिया। आपको कुछ देर बाद पता चलेगा कि क्यों मन में आया। 80, अगर आपने 64 को हाफ करा हुआ है तो 80 को भी हाफ करना पड़ेगा। तो 64 का हाफ कितना, 32। 80 का हाफ कितना, 40। फिर मन में आया कि इस 32 को ना 1/10 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो 40 को भी 1/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.2 ग्राम, और 40 को 1/10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 ग्राम। यही है आंसर आपका। देखो अब मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं पहले 1/2 से मल्टीप्लाई करूं फिर 1/10 से करूं, क्यों आया? क्योंकि हमारे दिमाग में ये नंबर चल रहा था बार बार कि हमको SO2 का कितना ले आना है, 3.2 ले आना है, और हमको 64 दिख गया था। हमको ये मालूम है कि 64 का आधा क्या होता है, 32, और 32 को 10 से डिवाइड करूंगा 3.2 मिल जाएगा। तो बस जो दिमाग में आया वो करते गए, आंसर आ गया। इसका 3.2 खर्च होता तो इसका कितना बनता, 4 बनता। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये था आपका शॉर्टकट। बाकी एक मेथड तो आपको पहले ही सिखा चुका हूं मैं, जिसमें आप मोल वाली चीजें यूज करो, कैलकुलेट करो, वहां से भी आंसर 4 ग्राम 100% आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वहां से भी 4 ग्राम आएगा। तो अभी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने वाला हूं। एनी डाउट, एनीवन? बड़े आलसी टाइप के कैरेक्टर हो तुम लोग। अगर मैं पहुंच गया ना वहां पे, पीट दूंगा, ध्यान रखना। आलसी लोगों, मुझे आलसी रहने दो। तुम लोग थोड़ा ना अभी यंग हो, थोड़ा एनर्जी दिखाओ। हमारा बुढ़ापा आ रहा है, हमें आलसी रहने दो। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करो। हाउ मेनी मोल ऑफ CH4 मीथेन are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion? तो जिसको नहीं मालूम है मैं बता दूं, कंबशन सिंपली मीन्स जला दे रहे हैं। किसको जला रहे हैं? CH4 को जला रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अभी के लिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं, आप धीरे धीरे रिएक्शन भी सीख जाओगे। कोई ये परेशान नहीं होगा कि सर हमको रिएक्शन ही नहीं मालूम, हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। थोड़ा सब्र रखो, अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा हुआ है, तो रिएक्शन उधर आएगा और रिएक्शन वाली चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे अगर रिएक्शन लिखना शुरू करूं, CH4 गैस, और इसको बर्न करूंगा, तो ध्यान रखना बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस जरूरी होता है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज नहीं बर्न होगी। तो जब भी बर्न करूंगा तो कार्बन से क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा,
और हाइड्रोजन से क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अगर मुझे बैलेंस करना है तो यहाँ 2H2O लिख लेता हूँ, और ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 2O2 लिख लेता हूँ। आप चेक कर लो, रिएक्शन बैलेंस है। अब आपकी बारी, आप सॉल्व करो। आप शॉर्टकट यूज करना है शॉर्टकट यूज करो, या आपको पहले जो मेथड सिखाया गया वो यूज करो, लेकिन मुझे करेक्ट आंसर चाहिए, जल्दी। काफी टाइम लगा रहे हो यार, टाइम लगा रहे हो मतलब करेक्ट ही बताओगे। समीमा, ये 0.5 मोल है या ग्राम है? तो आप मास बताओ, ग्राम बताओ। देखो, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मास के टर्म्स में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो आप अपना आंसर भी ग्राम में ही बताओगे। ये सबको क्लियर रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ग्राम में दिया जा रहा है तो आप अपना आंसर ग्राम में ही बताओ, ये फिक्स रखना है माइंड में। ओके, करेक्ट है, अभी करेक्ट है। उमर करेक्ट है। और कोई नहीं बताएगा?
नवनीत जरा बताओ तो क्या कर रहे हो भाई तुम? नवनीत हो भी इधर या फिर कहीं गायब? अच्छा हो, मुझे लगा गायब। क्या आंसर नहीं बताओगे? एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताओगे? कभी कभी बता दिया करो यार, मतलब। साहिदा इधर हो ना, या केवल मोबाइल का स्क्रीन है? अरे बोल ही नहीं रहे। अच्छा टाइप करेंगे। अच्छा नहीं हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ओके। तो मैं पहले वाला मेथड एक बार बताऊंगा और फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। दोनों दोनों चीजें सिखाऊंगा आपको। आंसर 8 ग्राम आएगा। आंसर 8 ग्राम आएगा। भाई अगर आपको नहीं बोलना है ना तो चैट में धीरे से मैसेज कर दो, मेरे पास आ जाता है, मैं दिख जाता है मुझे, तो अच्छा लगता है ना थोड़ा, कि बताने से लोग समझ गए। ठीक है ठीक है। मैं दोनों बताता हूँ धीरे धीरे। तो पहले आप अगर क्वेश्चन देखो तो आप देखोगे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बोल रहा है कितना बनना चाहिए, 22 ग्राम बनना चाहिए ऐसा बोला जा रहा है। और मीथेन मुझे कितना लेना है ये पूछा जा रहा है। इस बार ही उल्टा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। तो जैसा मैंने बोला था कि अगर किसी एक रिएक्टेंट के बारे में कुछ दिया जाए या पूछा जाए, दूसरे के बारे में कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं, मतलब कुछ भी पता नहीं, तो ये हमेशा क्या ले लिया जाता है, ये हमेशा एक्सेस रिएजेंट ले लिया जाता है। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्यों इन्हीं दोनों को क्यों कनेक्ट करना है? क्योंकि ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। बस सिंपल सा चीज है, जो दिया हुआ है वो और जो पूछा जा रहा है वो। मैंने बोला ना, जिस रिएक्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया वो क्या हो गया हमारा, एक्सेस। तो बचा हुआ क्या रहेगा, लिमिटिंग। तो हमने क्या करना है, इस लिमिटिंग को CO2 से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। कैसे कनेक्ट करना है, थ्रू द स्टोशियोमेट्री। तो अगर आप स्टोशियोमेट्री चेक करो तो मीथेन का कितना है, 1 है, एंड CO2 का भी कितना है, 1 है। तो अगर मैं 1 मोल मीथेन खर्च कर देता तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता। इसी स्टेटमेंट को मैं उल्टा लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड can be produced by 1 मोल मीथेन। अगर आप 1 मोल मीथेन खर्च करते तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता। वही सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैं। तो अब हमको बोल रहे कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करना है, जो बनाना है, वो 22 ग्राम बनाना है। तो हमने बात किस में करनी है, हमको मोल के टर्म्स में बात करनी है। आपने दिया क्या हमको, मास। तो मैं पहले क्या कर लूं, इस मास को मोल में कन्वर्ट कर लूं। तो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ द सैंपल कितना, 22 ग्राम, डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो 44 होता है। क्यों, कार्बन एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16, आप कैलकुलेट करके देख लो 44 आता है। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मैंने करा तो मोल कितना मिल गया, 0.5 मोल मिल गया। मतलब बेसिकली आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करना है, तो 0.5 मोल प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो अगर मैं 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे 0.5 मोल मीथेन की जरूरत पड़ेगी। हाँ तो यही आंसर है, आपको यही तो ढूंढना था, मीथेन कितना जरूरत पड़ेगा, 0.5 मोल जरूरत पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने बाद में बोला कि अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम दिया हुआ है तो आपको आंसर भी ग्राम में रिपोर्ट करना पड़ेगा, आप मोल में नहीं छोड़ सकते।
तो हमको मालूम है ना मास कैसे कैलकुलेट करना है। मास इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। कितना? 0.5 मोलर मास। अब किसका लिखूं भाई? 0.5 मोल हमने यहां पे किसका लिखा? मीथेन का। मास किसका चाहिए? मीथेन का। तो मोलर मास किसका लिखूं? मीथेन का। मीथेन का मोलर मास कितना आता है? 16। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, चेक कर लो, 16 होता है। तो 16 इंटू 0.5 कितना होता है? 8 ग्राम। हाँ, यही आंसर है आपका, 8 ग्राम विल बी द आंसर। इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? टू रिस्पॉन्ड बिट फास्ट। सर मोलर मास आपका वॉइस ब्रेक हो गया बच्चे, आप फिर से बोलो। अरे फिर से बोल दो भाई, मुझे समझ में नहीं आया क्या डाउट है। मोलर मास बस इतना ही सुनाई दिया। गायब? सो गए? ऐसे डाउट कौन पूछता है? नाम लेकर के गायब हो जाते। रुको पहुंचता हूँ, अभी पहुंचता हूँ, तुम लोगों के पास बताता हूँ। एनी डाउट एनीवन? चलो इनविटेशन करके पूछते हैं, एक एक आदमी पूछना शुरू कर दूंगा फिर मैं। नो सर। नो सर। ओके, तो Yes, sir. फिर शॉर्टकट वाला भी देख लिया जाए। ये तो वो पुराना वाला तरीका था ना हम लोगों का, अब शॉर्टकट भी सीख लेते हैं। शॉर्टकट में देखते हैं। अच्छा, डाउट है? डाउट क्या है बच्चे? अब वो बताओ हमको। आप हमको ये बताओ कि डाउट कहाँ पे है, और थोड़ा जल्दी बताओ, नहीं तो यार आप जब तक बताओगे तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर सिलेबस सिलेबस तो पता नहीं कब का खत्म हो चुका रहेगा। जल्दी बताओ, डाउट क्या है? इतना स्लो वाला कैरेक्टर केवल मेरे लिए रहने दो, आपको ज्यादा से ज्यादा फास्ट रहना है। बच्चे जल्दी, इतना वेट ना कराओ। ये 2 मिनट में तो मैं दूसरा वाला मेथड भी बता देता, अगले क्वेश्चन में मूव कर जाऊंगा। इंतजार नहीं कराते ना। अभी टाइप कर ही रहे, क्या टाइप कर रहे हो यार? बोल लो यार, बोल दो, मुझे सुनाई दे देगा क्या डाउट है। क्लियर सर। नहीं, यही कुछ बोल रहे हैं कि सर डाउट है, लेकिन कहाँ डाउट है ये तो बता दो। अच्छा, शुरू से समझा दूं? अरे आलसी आदमी, ऐसे कौन करता है? चलो देखो, शुरू से एक बार बता देता हूँ, जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे। तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था। देखो, हमको कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम दिया, और हमको मीथेन के बारे में पूछ रहे थे। ऑक्सीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। मैंने आपको बोला था कि जिस रिएक्टेंट के बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, वो एक्सेस रिएजेंट रहेगा और वो हमारे काम का नहीं है। तो बचा हुआ रिएक्टेंट जो होगा वो आपका क्या रहेगा? लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, और वही आपके काम का रहेगा। तो क्वेश्चन में करा भी यही। कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम दिया, और मीथेन कितना लेना पड़ेगा 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, वो आपसे पूछ लिया गया। तो इन दोनों को हमने कर लिया कनेक्ट। ये स्टेटमेंट शायद मैं 20वीं बार बोल रहा हूं कि जो प्रोडक्ट दिया रहेगा और लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, उनको कनेक्ट कर देना है बाय यूजिंग दियर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। 20वीं बार बोला होगा। तो स्टेटमेंट मैंने क्या लिख लिया कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाना है आपको, तो 1 मोल मीथेन लेना पड़ेगा एज पर द स्टोइचियोमेट्री, क्योंकि CH4 भी 1 है और CO2 भी 1 है। अब ये तो हमने मोल के टर्म्स में रिलेशन लिखा, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया? ग्राम दिया, 22 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे?
mass of the sample 22 divided by molar mass. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास इज 44, तो 22 डिवाइडेड बाई 44 करेंगे तो कितना आता है 0.5, मतलब वो 22 ग्राम ही कितना है आपका 0.5 मोल है। तो मैंने बोला कि अगर आपको 1 मोल CH कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो 1 मोल CH4 लेना पड़ता, आपको 22 ग्राम चाहिए ना, तो 22 ग्राम मतलब कितना 0.5 मोल, मतलब आपको अगर 0.5 मोल चाहिए तो 0.5 मोल मीथेन लेना पड़ेगा, यही आंसर है। अब 0.5 मोल के टर्म्स में आप आंसर छोड़ नहीं सकते, आपको ग्राम में बोलना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम दिया हुआ था। तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल इंटू मोलर मास, मोल कितना 0.5, अब मोलर मास किसका लिखेंगे CH4 का, क्योंकि मास किसका चाहिए था हमको CH4 का चाहिए था। तो मोलर मास CH4 का कितना 16, 0.5 इंटू 16 कितना होता है 8 ग्राम। हाँ यही आंसर है। अभी क्लियर है? क्लियर सर। ओके, Yes, sir. Clear, sir. तो सेकंड मेथड बताया जाए या सेकंड मेथड की जरूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा अपना? सेकंड में बताइए बताइए सर। अच्छा बता दिया जाए। सेकंड मेथड ज्यादा आसान लगता है, शॉर्टकट है ना, जल्दी हो जाता है। तो देखो सेकंड मेथड ये है कि आपको मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप देखो तो मीथेन का 1 मोल और CO2 का 1 मोल, मतलब 1 मोल का रेशियो था। मैंने यहाँ 1 मोल लिखा और यहाँ भी 1 मोल लिखा। अब 1 मोल CH4 का मास कितना 16 ग्राम और 1 मोल CO2 का मास कितना 44 ग्राम। ये तो बड़ा आसान है यार। आपको कितना चाहिए CO2 कितना चाहिए 22 ग्राम ना, CO2 कितना चाहिए 22 ग्राम, तो 44 का क्या करोगे आधा कर दो, 22 ग्राम मिल जाएगा। तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा हाफ करना पड़ेगा, 16 का हाफ कितना 8 ग्राम। अगर आपको 22 ग्राम चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा 8 ग्राम, यही आंसर है। नहीं, अरे जल्दी बोलो, हाँ बोलो हाँ, या डाउट है तो डाउट पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। अरे पकाऊ लोग जल्दी बोलो, तुम्हारे बैच का नाम सेक्शन A हटा के पकाऊ बैच रख दूंगा, ध्यान रखना। आगे चले? यस सर। Yes, sir. चलो चलो ठीक है, मुझे ज्यादा पकाओगे ना बेटा, बैच का नाम ही बदल दूंगा मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। अच्छा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो गलत है, क्वेश्चन में जो रिएक्शन है वो गलत है। रिएक्शन मैं अलग से लिख देता हूँ। रिएक्शन है यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट को HCl से रिएक्ट करा रहे ना, ये रिएक्शन होगा CaHCO3 ट्वाइस प्लस 2HCl, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CaCl2 एंड CO2 एंड H2O। CO2 कितना 2CO2 एंड 2H2O, ये रिएक्शन यूज करना है आप। ठीक है, आप चेक कर लो, मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस ही है। हाँ बैलेंस है। आपको ये रिएक्शन यूज करना है और आंसर बताना है, पकाना बिल्कुल नहीं है, जल्दी जल्दी बताना है।
अरे पकाओ लोग, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। कोई नहीं बता रहा है। अच्छा, लग रहा है सुबह जो खा के आए थे ना, वो डाइजेस्ट हो गया, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। सुबह बढ़िया बढ़िया खा के आया तो दिमाग काम कर रहा था। शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन सारे करेक्ट, फिर 3-4 के बाद वापस से रॉन्ग होना शुरू, आलसी कैरेक्टर आना शुरू, डाइजेस्ट हो गया। थोड़ा और खा के आओ तो पता चले। कोई नहीं बताएगा। अरे आंसर 0.75 ऐसे देख करके बताना था, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। किसी को मिला 0.75? कोई ना बोल रहा। अच्छा जिंदा हो? रुको रुको रुको, एक एक का नाम बोला नहीं। समीमा जिंदा हो? बोलेगा ही नहीं, है ही नहीं, जाओ। तंजिल इधर हो? यस सर। अच्छा अच्छा हो, मुझे लगा कि गायब हो गए। तहमीना इधर हो? नहीं? यस सर। अच्छा तो हो इधर। राहत, अरे हो तो कुछ बताओ भाई, हमको भी थोड़ी केमिस्ट्री सिखाया करो कभी कभी। किसी को मिला 0.75? अरे या तो मिला होगा या तो नहीं मिला होगा। पड़ोसी का चेहरा देख के पड़ोसी बोल देगा तभी हम बोलेंगे। नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। जाते जाते ना पकाओ मत तुम लोग, नहीं तो आज ना व्हाट्सएप का जो तुम्हारा ग्रुप है उसको एडिट करके लिख दूंगा मैं, पकाऊ बैच। लास्ट का 2-3 मिनट बचा हुआ है, पका रहे हो हमको। किसी को मिला या नहीं मिला? जस्ट से यस और नो। नो सर। नो सर। तो इतना बोलने में तुम्हारा क्या जाता है? या फिर एनर्जी खत्म, अब यस नो भी नहीं बोला जा रहा है तुमसे। देखो बड़ा आसान था ये इनफैक्ट सबसे आसान था अभी तक जितना करे ना क्वेश्चन, उसमें सबसे आसान यही था। रिएक्शन मैंने ऊपर लिख रखा है। आप एक बात बताओ हमको, हमको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और कैल्शियम बाई कार्बोनेट के बारे में पूछ रहा है। HCl के बारे में तो नाम भी नहीं लिया। तो भाई ये HCl हमारा क्या है? ये एक्सेस रिएजेंट है, ये हमारे काम का नहीं है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसको किससे कनेक्ट कर दूं? CO2 से कनेक्ट कर दो जिसका इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखा है। बस हो गया क्वेश्चन यार, इतना तो मैं कितनी बार बोल बोल के पक गया, मैं पक गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि अगर मुझे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो मुझे 1 मोल CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेना होगा। इतना अगर लिख लेते ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व था। इससे ज्यादा कुछ करना थोड़ी था। इतना किसी ने किया था? दिल्ली बोलो नहीं। तो बच्चे जब इतना कर लिया था तब तो इसके बाद तो आंसर ही है ना। अगर मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना लेना पड़ेगा? 1/2 मोल। यूनिटरी मेथड। हमको क्वेश्चन में कितना बनाना है बताओ तो? 1.5 मोल बनाना है। तो 1.5 मोल अगर लेना होता तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 0.75 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा यही तो ढूंढना था। तो फिर तुम इतनी देर से किसको ढूंढ रहे थे बताओ? इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या?
ये तो बहुत ही आसान था। एनी डाउट एनीवन? जल्दी से, कोई पकाएगा नहीं, जल्दी। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। तुम लोगों को ना एक एक को पकड़ के ना ऊपर टांग दूंगा पंखे में। जल्दी बताओ। डाउट नहीं है सर। ओके, तो DPP1 सॉल्व हो गया सभी का? हाँ नहीं, जल्दी जल्दी बोलते रहना, कुछ भी मतलब जो करे हो वही, नहीं करे हो तो वो भी बोल दो नहीं करा है। नहीं सर। तो बच्चे DPP1 सॉल्व कर लो, और डाउट सेशन का मैं इंतजार करूंगा अगले वीक में, नहीं तो फिर क्लास में डिस्कस करो। क्लास में मैं DPP1 का कोई भी क्वेश्चन पूछ दूंगा अगले हफ्ते, तो बी रेडी फॉर दैट। कोई भी क्वेश्चन किसी से भी रैंडमली पूछूंगा, ध्यान रखना। अगर आप किए हो तभी आपसे बनेगा, चीटिंग करोगे तो आपसे नहीं बनेगा। तो मैं रैंडमली पूछूंगा, DPP1 पूछूंगा अगले वीक में। DPP1 रैंडमली किसी का भी नाम लूंगा और किसी से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ दूंगा। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीक में। DPP आप जरूर कर लेना, और अगले वीक में कुछ नया नया बहुत मजेदार चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन जितना करा हुआ है वो आप रिवाइज जरूर कर लेना अच्छे से, तो मजा आएगा। ठीक है, चलो बाय ओके बाय। सर, थैंक यू सर, बाय।